मैडम, आपको एडिटर साहब ने बुलाया? अभी चलती हूँ, ये भी रख लो अपने पास। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ कल्पना, आप अभी तक डेलीगेशन से मिलने नहीं गई? मैं तो अभी जा ही रही थी। एक काम और है, बैठो। सुना है वो मशहूर शिल्पकार शेखर उसी होटल में ठहरा हुआ है। मैं चाहता हूँ आर्ट सप्लीमेंट के लिए अगर आप उसका इंटरव्यू ले सकें तो हमारे अखबार को 4 चांद लग जाएंगे। सर, ये कौन सा मुश्किल काम है? शेखर का इंटरव्यू लेना बहुत मुश्किल काम है। उसका मुंह एक कंजूस साहूकार की तिजोरी की तरह बंद रहता है। अगर आप उसे खोल सकें तो आप बहुत बड़ा काम करेंगी। आप तो जानते हैं ऐसे ताले में कई बार खोल चुकी हूँ। इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अच्छा लो, ये लो, ये आ गए। आइए आइए, जाने प्रेस शाने प्रेस। सॉरी, आई एम लेट। हेलो मिस कल्पना, आज आप लेट नहीं, वक्त से पहले ही पहुंच गई हैं। वो कैसे? सुना है अफ्रीका बेमान वरी सुबह जाने वाले थे, अब दोपहर में जाने वाले हैं। मालूम हुआ है कि रेडियो पर अफ्रीकन खबरें सुन रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो मुझे काफी वक्त मिल जाएगा। किस बात के लिए? सुना है शिल्पकार शेखर इसी होटल में ठहरे हुए हैं। व्हाट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मुझे उनकी इंटरव्यू मिल जाए तो मैं समझूंगी कि मैंने दुनिया जीत ली है। वरी यही तो फर्क है हम में और आप में। अगर आपने दुनिया जीत ली तो आपके लिए कम है, और हमें दुनिया की तस्वीर मिल जाए तो भी हमारे लिए काफी है। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। जी, यहाँ का मैनेजर कौन है? एट योर सर्विस मैडम। वेरी क्विक सर्विस। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप बता सकते हैं देश के मशहूर शिल्पकार मिस्टर शेखर किस कमरे में ठहरे हुए हैं? जी नहीं, वो जिस होटल में ठहरते हैं उनकी पहली शर्त यही होती है कि उनके कमरे का नंबर किसी को बताया न जाए। वो जिससे चाहेंगे मिलेंगे और जिससे चाहेंगे बात करेंगे। साफ बात तो यह है मैडम, ना वो किसी से मिलना चाहते हैं और ना ही किसी से वो बात करना चाहते हैं। क्यों? साहब बेगमों की तरह आप पर्दा करते हैं क्या? एक्सक्यूज मी। सुनो जी। पिछली टेबल पे नीली शलवार कमीज पहने जो मिस बैठी हैं ना, क्या? उन्हें मैसेज दे देना। लेकिन मेरे जाने के बाद। थैंक यू। मैम साहब, ये आपके लिए। मैं पर्दा नहीं करता। मैं पर्दा नहीं करता, लेकिन वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें खामखा रोशनदानों में से झांकने का शौक होता है। लेकिन मैं इस बंद रोशनदान से झांक के ही रहूंगी। Come in. हाँ? आप? जी हाँ। आपको मेरा पर्चा नहीं मिला था? जी मिल गया था, लेकिन आप देख रहे हैं मैं रोशनदान से अंदर नहीं आई हूँ, दरवाजे से दाखिल हुई हूँ। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। वो शर्म और हया की देवियां होती हैं, मगर मालूम होता है आप शर्म और हया दोनों बाहर छोड़ आई। शेखर साहब, मैं भी कलाकारों की बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए उनकी हर अदा बर्दाश्त कर सकती हूँ, बदतमीजी भी। तो फिर आइए, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। शेखर साहब, मैं बहुत मुद्दत से आपसे मिलना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कलाकार अपनी कला के अंदर कितना उतरते हैं, कला के बाहर कितना रह जाते हैं। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं देता। जी? जी हाँ, इंटरव्यू वो लोग देते हैं जिन्हें अखबारों में अपने नाम की सुर्खियां छपवाने का शौक होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आज की सुर्खी कल की स्याही है। आप एक अखबार नफीस हैं, आपका बस चले तो हर इंसान को आप खबर बना दें, लेकिन मैं खबर नहीं बनूंगा मेम साहब, नहीं बनूंगा। आप जा सकती हैं।
दिया किसने मेरी तस्वीर खींचने का? मैं आपकी नहीं इन गुफाओं की तस्वीर उतार रही थी और शुक्र है बनाने वाले कोई ऐसी वसीयत नहीं छोड़ गए कि इनकी तस्वीर लेना मना है। कितनी गुस्ताख हैं आप और कितने मगरूर हैं आप। मैं मगरूर नहीं, लेकिन अपनी गुमनाम जिंदगी को एक सस्ता इश्तिहार नहीं बनाना चाहता। और अखबार वालों के लिए इंसान की कीमत एक इश्तिहार से ज्यादा नहीं होती। मिलने की कोई जरूरत नहीं। What rubbish! Good morning, sir. What's so good about this morning? आपने ये पेपर पढ़ा? हाँ सर, वो आंध्रा में बहुत बड़ा तूफान आया। मैं उस तूफान की बात कर रहा हूं जो इसमें लिखा हुआ है। पढ़ो अपनी आंखों से। सर वो पढ़ने वाला नहीं, लिखने वाला चश्मा ले आया हूँ। आप पढ़ दीजिए ना। इसमें लिखा है कि आप गधे हैं, पागल हैं, बेवकूफ हैं। सच? अखबार में हमारा नाम भी छपा है? ये तो बड़ी खुशी की बात है सर। खुशी की बात नहीं, आपके डूबने की बात है। यस सर। कहां जा रहे हो? डूबने जा रहा हूँ सर। डूबने से पहले ये तो सुन लो कि अखबार में और क्या लिखा है। और भी तारीफ लिखी होगी सर, दूसरा और क्या हो सकता है? जी हाँ, तारीफ लिखी है, लेकिन आपकी नहीं, मेरी। सच? अरे लिखा है कि मशहूर शिल्पकार शेखर एक जीता जागता फरेब है। वो मूर्तियां खुद नहीं बनाता, दूसरों से बनवाता है। सर, आप इस लिखने वाले का नाम फौरन बताइए, मैं उसका कलम तोड़ डालूंगा। उससे पहले मैं आपका सर तोड़ दूंगा। आप सेक्रेटरी किस काम के हैं? सर सेक्रेटरी तो मैं हूँ, काम आप बता दीजिए। आप फौरन जाइए उस लड़की के पास। लड़की? जी हाँ, अगर वो लड़की नहीं होती तो मैं खुद जाता उसके पास और पूछता उसने ये जुर्रत कैसे की। आपके जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं सर, ये मेरा काम है। मैं उसका सर कलम करके आपके कदमों में रख दूंगा। वो कलम चलाना जानती है, तो हम कलम करना जानते हैं। आखिर मैं आपका सेक्रेटरी हूं, आप सिर्फ उसका नाम पता बता दीजिए बस। नाम है कल्पना चौधरी। मैं छोड़ूंगा नहीं, मुकदमा दायर करूंगा, हद तक इज्जत का। लाखों रुपए हर जाना मांगूंगा। ये मकान सब बिक जाएंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊंगा, फिर सेशन कोर्ट जाऊंगा, फिर हाई कोर्ट जाऊंगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। फिर तुम्हारी मेम साहब को मालूम हो जाएगा कि वो कौन है और मैं कौन हूं। मैं तो जो कुछ हूँ अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन जो आप हैं वो आपको बताना जरूरी हो गया है। तुम लोग जाओ। आप बेवकूफ हैं, जी, पागल हैं, जी, गधे हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, मेरे मालिक भी यही कहते हैं, गधा, उल्लू, बेवकूफ। आप दोनों के ख्याल कितने मिलते हैं। आप दोनों को जरूर मिलना चाहिए आपस में। हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं? सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां आप मुझे ले जाने की धमकी दे रहे थे। वो आपके मालिक आपसे ज्यादा बेवकूफ मालूम होते हैं, जो मेरे मजमून का जवाब देने खुद नहीं आए। आप जैसा बेरंग लिफाफा भेज दिया। आपकी पतलून यही ढीली हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हाल होगा आपका? अरे सुप्रीम कोर्ट का तो मैं यूं ही रोब जमा रहा था। वैसे मैं बड़ा सुलह सफाई वाला आदमी हूँ। मैं आपके पास जंग का ऐलान लेके नहीं आया, बल्कि अमन का पैगाम लाया हूँ। अच्छा ये बताइए, आप सलाह की बातचीत के लिए उनसे कब और कहाँ मिल सकती हैं? पहले उन्हें फुर्सत नहीं थी मुझसे मिलने की, अब मुझे फुर्सत नहीं है उनसे मिलने की। आप जा सकते हैं, मुझे अपने शो की तैयारी करनी है। शो? कौन सा शो? आपका सर। है? मेरा सर? सर ले आए आप? जी नहीं सर। वो रोई, गिड़गिड़ाई, मेरे कंधों पे गिर गई। मेरा दिल कुछ मोम सा हो गया। शक्ल से भी आप मोमबत्ती नजर आते हैं, लेकिन हुआ क्या? होना क्या था, मैं जाते ही टूट पड़ा। गुस्से से मेरी आंखें लाल हो गई, जबान से शोले निकल रहे थे। भूचाल जैसी आवाज से मैंने कहा, बदगुमान औरत, तेरी ये मजाल। फिर क्या हुआ? फिर वो कांपने लगी, लरजने लगी, थर थर थर्राने लगी। काटो तो बदन में खून नहीं। काट के देखा आपने? साहब, हम बिना काटे देख सकते हैं, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। आहा, आहा, क्या खूबसूरत लड़की है साहब। एक बार जल्लाद भी सामने आ जाए तो हाथ से तलवार छूट जाए।
मैं उसे देख चुका हूं। हैं? एक बार फिर से देखिए सर, हमारे बुजुर्ग कहते थे ये देखने की चीज है, इसे बार बार देख। हमें तो टिकट भी ले आए। हाँ? आजकल उसे देखने के लिए टिकट लगता है? जी हाँ, वो चैरिटी शो कर रही है जिसमें वो नाचेगी गाएगी। जब वो नाचेगी लोग सड़े टमाटर फेंकेंगे, और जब वो गाएगी लोग गंदे अंडे फेंकेंगे। मैं भी ढेर सारे टमाटर और अंडे ले चल रहा हूं सर। आखिर में आप कर सकते। आपके गंदे अंडे और सड़े टमाटर तो आपकी जेब में ही टूट गए। अब आप घर जाइए, वरना लोग कहीं कुछ गलत अंदाजा ना लगा लें। और आप सर? यहाँ आकर आपका काम खत्म हुआ, वहां जाकर अब मेरा काम शुरू होगा। लेकिन Shut up! सड़ा टमाटर, छे, सड़ा अंडा। Come in. आप? जी हाँ, पहले आपको मुझसे मिलने का शौक था और अब मैं आपसे मिलने के लिए इस कमरे में मौजूद हूं। आपके कलम में कितना जहर है, लेकिन आपके पांव में कैसे पर लगे हुए हैं। जब आप नाच रही थी तो ऐसे मालूम हो रहा था जैसे कोई तितली आसमान पे झूला झूल रही हो। मालूम नहीं था पत्थर की मूर्तियां घड़ने वाला शिल्पकार शब्दों के झूठे उड़न खटोले भी बना सकता है। ये झूठ नहीं है मिस कल्पना। तो फिर आइए। शुक्रिया। आइए बैठिए, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। दरअसल आज मैंने जिस तितली को स्टेज पे उड़ते हुए देखा है, मैं उसे पत्थर में कैद करना चाहता हूँ ताकि वो अमर हो जाए। शेखर साहब, मैं वैसी तितली नहीं जिसकी उड़ान अब कभी पत्थर में कैद कर सके। जिस तरह आपको अपना नाम अखबारों की सुर्खियों में छपाने का शौक नहीं है, उसी तरह मुझे भी आप जैसे कलाकारों से मूर्तियां बनवाने का शौक नहीं है। आप जा सकते हैं। आप मुझे बाहर निकाल रही हैं? जी नहीं, मैं खुद बाहर जा रही हूँ। मैं फिर कभी आपसे मिल सकूंगा? इसका फैसला तो सिर्फ वक्त ही करेगा। शेखर, ये चेक उस कैमरे की कीमत है जो उस रोज मैंने तोड़ दिया था। मेरा ख्याल है आपके कैमरे की कीमत इससे ज्यादा नहीं होगी। शेखर, जी हाँ, मैंने कहा था ना, हमारी अगली मुलाकात होगी या नहीं, इसका फैसला वक्त करेगा। ये क्या है? ये वो तमाचा है जो आपने मेरे मुंह पे मारा है। आप टूटे हुए कैमरे की कीमत तो चुका सकते हैं, लेकिन अपनी तमाम दौलत से भी किसी की खुददारी नहीं खरीद सकते। हमेशा सोचती थी आपसे मिलूं तो कैसे मिलूं। आज मुझे अफसोस हो रहा है, आपसे मिली तो क्यों मिली। शेखर साहब, पत्थरों की मूर्तियां घड़ते घड़ते आप खुद पत्थर हो गए हैं। एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। जिन हाथों में छुरी होनी चाहिए चलाने के लिए, उनमें बेजान मिट्टी में जान फूंकने की कला कहां से आई? बोलते क्यों नहीं? जवाब दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? आइए, यहाँ बैठिए।
बैठ जाइए। क्यों बैठूं? मैं कहता हूँ बैठ जाइए। लेकिन क्यों क्यों बैठी रहूं? बैठ जाइए। सीधी बैठिए। बोर हो गए ना आप? बस थोड़ी देर और। मैं भी आया। हाँ, मैं तो समझी थी आप मेरा बुत बना रहे हैं। ये आपने क्या बना दिया? ये मेरा सपना, मेरा अपना तस्वर है जिसे वक्त ने मेरी आंखों से ओझल कर दिया था। आज परसों के पर्दे फाड़कर मेरी उंगलियों ने उसे ढूंढ निकाला। मुझे कल की तरह याद है, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच वो छोटा सा गांव जिसकी पगडंडियों पे वो रोज मेरे साथ खेला करती थी। उस शाम आसमान से बर्फ गिर रही थी, हम खेल रहे थे कि अचानक एक भयानक धमाका हुआ। उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। एक चीख के साथ वो गहरी खाई में जा गिरी। आज भी अगर उसे वो मंजर याद आता होगा तो उसकी रूह कांप उठती होगी। और फिर वो खौफनाक रात, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन दिवाली की वो रात नहीं भूल सकता। वो गुड़िया जैसी लग रही थी। उसके हाथों में पटाखों की लड़ी थी। और आपको डर था कहीं वो पटाखों से अपने आप को जला न ले? हाँ, मैंने उसे वो पटाखे छीनने चाहे, वो मुझसे लड़ पड़ी। वो थी तो छोटी, मगर उसकी जिद बड़ी थी और फिर खींचातानी में 2 पटाखे आपकी आंखों में आकर फट गए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने 2 दहकते हुए अंगारे मेरी आंखों में रख दिए हों। लेकिन जब उसने अपने गुलाब जैसे होंठों से मेरी आंख में चूमा तो वो अंगारे बुझ गए। दूसरे दिन मुझे पता चला कि वो अपने पिता के साथ किसी दूसरे गांव चली गई। उसके पिता की कहीं और तब्दीली हो गई थी। साल भर के बाद जब वो गांव वापस आई तो उसे मालूम हुआ कि तुम भी कहीं और चले गए हो। हाँ, 1 साल बाद, 1 साल। लेकिन तुम्हें मेरी कहानी कैसे मालूम? इसलिए कि तुम्हारी कहानी मेरी कहानी है। कल्पना। शेखर तुम कहाँ गुम हो गए थे? मैंने कितना ढूंढा है तुम्हें, कितना ढूंढा है। बचपन के खोए हुए आज मिले हो। कल्पना, मुझे यकीन था कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम जरूर मिलेंगे। तो मुझे जाना होगा। शेखर, जाने क्यों? तुम जाने की बात करते हो तो मेरा दिल कुछ बुझ जाता है, डूब जाता है। एक दिन की तो बात है कल्पना। मैं आज गया दिल्ली, कल लौटा। हवाई जहाजों ने दुनिया के फासले कितने कम कर दिए। मैं दुनिया के फासलों से नहीं डरती शेखर, किस्मत के फैसलों से डरती हूँ। हम बरसों बाद मिले हैं। तुम कहीं खो गए तो क्या होगा? मैं खो सकता हूँ तो तुम भी तो खो सकती हो। 1 मिनट।
मैं सोच रहा हूँ हम दोनों एक दूसरे को बांध क्यों ना लें, जकड़ क्यों ना लें, जिंदगी भर के लिए। ये कितना खूबसूरत कंगन है। अरे जिसके लिए खरीदा था वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। हाँ? और है मेरी जिंदगी की सबसे कीमती याद। ओ शेखर। हेलो, दिल्ली से कॉल है? आ दीजिए। हेलो, जी हाँ, मैं शेखर साहब का इकलौता सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, अनिल कुमार श्रीवास्तव। क्या एक्सीडेंट? अरे रामू, नमस्ते मैम साहब। साहब नहीं आए? साहब तो नहीं आए मैम साहब, पर आज दिल्ली से फोन आया था। फोन? न जाने क्या बात है, वो सेक्रेटरी साहब भी बहुत परेशान थे, सुबह ही सुबह दिल्ली चले गए। दिल्ली चले गए? कुछ कह के तो नहीं गए? हमसे तो कुछ नहीं कहा, हमसे तो मुलाकात भी नहीं भाई। हेलो, मैं रामू बोल रहा हूँ। रामू, साहब लौटे? अभी तक तो नहीं लौटे मैम साहब, अभी तक तो कोई खबर नहीं लगी। मुझे तो मैम साहब कोई पता ठिकाना नहीं मालूम। रामू? हाँ? क्या? आज भी नहीं आए? नहीं मैम साहब, आज भी नहीं। कोई चिट्ठी, कोई? जी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ड्राइवर, गाड़ी रोको। देखो, उस आदमी का पीछा करो। नमस्ते साहब। नमस्ते। कल्पना मैम साहब आई थी? आज तो नहीं आई थी मैम साहब। कौन? अब मुझे नाम भी बताना पड़ेगा? और तुम यहाँ कैसे पहुंची? यही तो मुझे तुमसे पूछना है। तुम दिल्ली से यहाँ कैसे पहुंचे? समझ लो कल्पना, दिल्ली में अपने दिल से मुलाकात हो गई और आन की आन में सारी जिंदगी बदल गई। वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं जान सकती हूँ तुम्हारी इस बदली हुई जिंदगी में मेरी जगह कहाँ है? सच पूछो तो कहीं नहीं है कल्पना। ये तुम्हें अब मालूम हुआ? कल्पना, मर्द जिसे प्यार कहता है वो एक जानवर की भूख से ज्यादा कुछ नहीं। और मैं तुम्हें जानवर के मुंह का निवाला नहीं बनाना चाहता था, इसलिए यहां चलाया। तो वो सब झूठ था? हमारा वो मिलन, तुम्हारे वो वादे और उन वादों पे बनाए मेरे सपनों का रंग महल, वो प्यार की कस्में, वो शादी के वचन। हाँ कल्पना, वो सपने उतने ही छूटे थे जितनी मेरी बनाई हुई तस्वीरें छूटी हैं, मूर्तियां छूटी हैं। एक रंग हुआ खेल, दूसरा उंगलियों का कमाल। मैंने जिंदगी में इन हाथों से सैकड़ों मूर्तियां तराशी हैं। तुम भी एक ऐसी मूर्ति हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं चाहता था तुम्हें मेरी जबान से यह सुनना न पड़े, इसलिए तन्हाइयों में आके छुप गया था। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर बाबू। तुम्हें तुम्हारी मूर्तियां मुबारक हो, मौके मुबारक हो, तन्हाइयां मुबारक हो। मैं तो एक कलाकार से प्यार करती थी, मुझे क्या मालूम था एक भूखा जानवर उस कलाकार को खा चुका है।
रामू काका, कल्पना चली गई। अब वो कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। शेखर, कल्पना, शेखर, लेकिन ये कब हुआ, कैसे हुआ? समझ लो कल्पना, एक आंधी चली और 2 दिए बुझ गए। जाओ कल्पना, जाओ। इन अंधेरों में तुम्हारी कोई जगह नहीं। नहीं शेखर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जगह पहले भी तुम्हारे साथ थी, अभी तुम्हारे साथ है। वो साथ खत्म हुआ कल्पना। जो प्यार तुमने उस कलाकार को दिया था, वो एक अंधे को कभी नहीं दे सकोगी। तुमने सुना नहीं शेखर, प्यार भी अपनी जगह अंधा होता है। लेकिन इस अंधे को एक और अंधे की जरूरत नहीं। और मैं सारी जिंदगी रहम की खैरात और तरस के टुकड़ों पे नहीं काट सकता। शेखर, मैं कौन होती हूँ रहम की खैरात देने वाली? मैं तो जिंदगी से सिर्फ इतना चाहती हूँ। मैं बताता हूँ तुम क्या चाहती हो। तुम एक अंधे की खातिर जिंदगी के अंधेरे कुएं में कूदकर आत्महत्या करना चाहती हो। और मैं आत्महत्या को बलिदान नहीं, पाप मानता हूँ। नहीं, मैं भी आत्महत्या नहीं कर रही हूँ शेखर। मैं अपने प्यार का वासत देकर तुमसे दान मांग रही हूँ। मुझे अपनी आंखें बना लो।
नया साल मुबारक हो। तुम यहाँ? जहाँ तुम वहाँ हम। एक्सक्यूज मी, शेखर मेरा इंतजार कर रहा है। सुनो, अगर तुम सबके सामने तमाशा नहीं बनना चाहती हो तो मेरे साथ बाहर चलो, सिर्फ 1 मिनट के लिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आओ। Happy New Year to you. Happy New Year. This is your captain. Happy New Year to you, Mr. Shekhar. हैप्पी न्यू ईयर कप्तान साहब। Thank you. कप्तान साहब, अगर मेरी बीवी कहीं नजर आए तो उसे कहिएगा मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उन्हें तो मैंने अभी एक नौजवान के साथ डेक पे जाते देखा। हेलो कैप्टन। हेलो। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, शेखर की पहली नुमाइश में मैंने हजारों रुपए देकर वो मूर्तियां नहीं खरीदी थी। एक नीलाम घर में तुम्हारी रूप की बोली दी थी। तुम इतनी नीच हो मुझे मालूम नहीं था। और तुम बड़ी सती सावित्री हो, तो मेरा वो तोहफा क्यों कबूल किया जो मैंने तुम्हें भेजा था, तुम्हारे पति को नहीं? और यार तुमने क्या कहा था? ये अनोखी भेंट में जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम कितने गिरे हुए हो। मैं गिरा हूं तो तुम्हारी खातिर कल्पना। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है कि तुमने खामोश दावत दी और मैंने कबूल कर ली। तुमने गलत समझा, वो दावत नहीं थी। वो इनकार भी नहीं था। लो, आज मैं तुम्हें दावत देता हूँ। सिर्फ आज की रात कल्पना, अपने दिल की बात मान लो जो कह रहा है। आओ कल्पना, प्रेम के हवन कुंड में सारे झूठ चला। नहीं, मेरे लिए सब कुछ सुनना भी पाप है। तुम्हें मालूम है मैं अपने पति को कितना प्यार करती हूँ। तुम अपने पति से प्यार नहीं, उस पर तरस खाती हो, जैसे लोग बेजुबान जानवर पे तरस खाते हैं या कभी कभी कुत्ते पाल लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कल्पना, शेखर के गले में पट्टा नहीं और तुम्हारे हाथों में जंजीर नजर नहीं आती। कल्पना, जो पत्थर की बेजान मूर्तियों पे जीवन की बलि चढ़ाते हैं वो पूजा नहीं करते, धोखा करते हैं अपने साथ, अपने भगवान के साथ। और तुम ऐसा ही धोखा कर रही हो कल्पना। छोड़ो ये फरेब की दुनिया और चलो मेरे साथ। बदतमीज। मेरा कैबिन नंबर 302 है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शर्म वाले चुल्लू भर पानी में डूब मरते हैं, तुम्हारे लिए समुद्र भी काफी नहीं है। तुम जरूर आओगी कल्पना। शेखर, हैप्पी न्यू ईयर डार्लिंग। क्या हुआ शेखर? मेरे होंठों पे कांटे तो नहीं लगे हुए? कांटे तुम्हारे होठों पे लगे हुए नहीं है कल्पना, वो तो मेरे दिल के अंधेरों में उग रहे हैं। कभी कभी सोचता हूं कि लोग अंधों पे तरस खा सकते हैं, उनसे प्यार नहीं कर सकते। नहीं शेखर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ प्यार। तुम्हारे ऐसे प्यार के सहारे तब तक मैं जी रहा हूं। जिस दिन ये सहारा टूट गया उस दिन कोई ना कोई जान अपनी जान से जरूर चली जाएगी। मेरी याद। ऐसा कभी नहीं होगा शेखर, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे प्यार के बीच में कभी कोई दीवार खड़ी हुई तो मैं खुद अपने इन हाथों से उस दीवार को तोड़ दूंगी, खत्म कर दूंगी। शेखर, 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 जिस दिन ये सहारा टूट गया उस दिन कोई ना कोई जान अपनी जान से जरूर चली जाएगी कल्पना।
कल्पना, कल्पना, कल्पना। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे प्यार के बीच में कभी कोई दीवार खड़ी हुई तो मैं खुद अपने इन हाथों से इस दीवार को तोड़ दूंगी, खत्म कर दूंगी। कल्पना, आइए सर, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। Yes, what can I do for you, madam? मेरे पति कहीं जहाज में खो गए हैं। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। प्लीज प्लीज उन्हें तलाश कीजिए। I see. मैं टेलीफोन पे कैप्टन साहब को अभी खबर किए देता हूँ। आप जाइए, उनसे मिल लीजिए। प्लीज टेक टू द कैप्टन। हाँ हाँ शेखर, वो ही मशहूर शिल्पकार। हाँ, ओवर। मिसेस शेखर, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने स्टूअर्ट को बोल दिया, आपके पति अभी मिल जाएंगे। लेकिन कैप्टन साहब। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खुद जाकर देखता हूँ। आप चाहें तो यहाँ इंतजार कर सकते हैं। क्यों तलवार, कुछ पता लगा? नो सर। ठीक है, तुम फर्स्ट क्लास की केबिन की साइड चेक कर लो, मैं किसी और को फ्रंट डेक पे भेजता हूँ। ओके सर। मैडम, शेखर साहब मिल गए। मिल गए? कहाँ है वो? कैबिन 302 में। 302? शेखर, 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 शेखर। नो फोटोग्राफ, प्लीज आउट, प्लीज। आइए, मेरे कंधे का सहारा लीजिए। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। सरकार की तरफ से वकील मैं हूँ, योर ऑनर। और मुलजिम की तरफ से वकील। योर ऑनर, मुलजिम की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हो रहा है। क्यों? मैं खुद इस अदालत की तरफ से एडवोकेट मिस्टर खन्ना, बैरिस्टर खोसला से मिला था और मैंने उनसे दरखास्त की थी कि वो मुलजिम की तरफ से सफाई के वकील पेश हों, लेकिन आज दोनों साहिबान अचानक बीमार हो गए। योर ऑनर, ये रहा इनके मेडिकल सर्टिफिकेट। इस तरह अचानक तौर पर बीमार हो जाना खास तौर पर नामी वकीलों की सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं बार बार कह चुका हूं कि खून मैंने किया है, जानबूझ के किया है, तो फिर ये अदालत अपना वक्त और सरकार को रुपया क्यों जाया कर रही है? ये कत्ल का मुकदमा है जिसमें फांसी की सजा भी हो सकती है, और कभी कभी सिर्फ मुलजिम का इकबाल जुर्म मान के फैसला सुना देना ऐसा भी हो सकता है जैसे मुलजिम को जज होने का अख्तियार दे दिया जाए। यह इंसाफ नहीं होगा, खुदकुशी की साजिश होगी जिसमें कोई अदालत शरीक नहीं हो सकती। मैं इस अदालत से अपील करता हूं कि मेरे मुकदमे का फैसला फौरन सुना दिया जाए। गले में पड़ने वाले फंदे का दुख जुर्म के उस पत्थर के बोझ से कम होगा जो मेरे दिल और आत्मा को पीस पीस रहा है। मुकदमा शुक्रवार तक मुलतवी किया जाता है। आपको खन्ना और खोसला अंकल की बात बहुत बुरी लगी है ना पापा? वो लोग जानबूझकर बीमार हो गए हैं। वकील का पेशा भी फिल्म एक्टर की तरह होता है उषा। 2 फिल्में कामयाब हो जाती हैं तो उसका दिमाग आसमान पर पहुंच जाता है, और 2 फिल्में फेल हो गई तो उसकी कीमत आधी से भी कम हो जाती है। अब तुम ही बताओ, ये खोसला और खन्ना ऐसा मुकदमा क्यों लें जिसमें जीतने की उम्मीद कम और हारने का अंदेशा ज्यादा हो?
फिर तो ये वकालत न हुई, दुकानदारी हो गई। लेकिन वर्षों पहले मैं एक वकील को जानता था जिसने अपने पेशे को कभी भी दुकान नहीं बनाया। अगर वो चाहता तो आज हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का वकील बन सकता था। सुना है छोटे छोटे मुकदमे लेकर वो छोटी छोटी अदालतों में पेश हुआ करता है। आया भाई आया। पहचाना नहीं मुझे? पहचान तो रहा हूं। बहुत बरस पहले शायद मुलाकात हुई थी किसी छोटे मोटे मुकदमे के सिलसिले में। हाँ? हाँ। तो बाहर गाड़ी वाड़ी खड़ी है, बहुत तरक्की कर ली। खबर सजा कितनी हुई थी? अब तक भुगत रहा हूं। कैदियों की उम्र कैद तो 15 साल में खत्म हो जाती है, एक जज की नहीं। तुम राजवंश? मेरा मतलब है जज साहब। आइए 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 आइए। खबरदार, जज साहब कहा तो मारूंगा साले। मैं तो तुम्हारे लिए राजवंश भी नहीं, राजू हूँ, राजू। हाँ बिटिया, यही है तुम्हारे चाचा। तेरा कर रोटी जल गई। देखा अपने चाचा को? माफ कीजिएगा जज साहब, रोटी तवे पे रखी थी। तो क्या माथुर, खाना तुम खुद बनाते हो? घर में पत्नी या नौकर नहीं है क्या? जी नहीं, एक हमसे तंग आकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई और दूसरे को हमने तंग आकर घर से निकाल दिया। माथुर, तुम्हारी पत्नी का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अफसोस तो मुझे भी हुआ था मगर वो ऊपर की अदालत है ना, उसमें कोई अपील नहीं होती। चाचा जी, आप पापा के साथ बैठिए, खाना मैं पका देती हूँ। देखो तो, अरे आज तो तुम पका दो, कल कौन पकाएगा? मैं कल भी आके पका दूंगी। बेटा 2 चपाती हमारे लिए बना देना, हम भी आज यहीं खाना खाएंगे। हाँ। आइए आइए, तशरीफ रखिए। कहिए, इतने बड़े जज साहब का एक मामूली वकील के यहाँ आना कैसे हुआ? भाई, एक मुकदमा लेकर आया हूँ जिसमें मुल्जिम से ज्यादा जज को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। कुछ दिन हुए माथुर, तुमने अखबारों में पढ़ा होगा, हिंदुस्तान का मशहूर शिल्पकार शेखर खून के इल्जाम में पकड़ा गया था। हाँ, और अखबार में यह भी तो लिखा था कि उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। यही तो उलझन है मेरी। मैं सिर्फ उसका इकबाल जुर्म मानकर उसे सजा नहीं दे सकता, और न ही उसके इकबाल जुर्म के खिलाफ उसे रिहा कर सकता हूँ। उसकी तरफ से वकील कौन पेश हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है, वो अपना कोई वकील नहीं पेश करना चाहता। लेकिन अदालत तो सफाई का वकील मुकर्रर कर सकती है। अदालत की तरफ से वकील मुकर्रर हुए थे, लेकिन ऐन पेशी के दिन उन तमाम वकीलों ने अपनी तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिए। कामयाबी का बाप बनने के लिए हर आदमी तैयार हो जाता है, लेकिन नाकामी को गोद लेना किसी बहादुर ही का काम है। यही सोचकर तो तुम्हारे पास आया हूँ माथुर। मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो। कैसे? शेखर का मुकदमा कबूल करके। लेकिन मैं तो आज तक कभी खून के मुकदमे में पेश नहीं हुआ। तुम कभी पेश नहीं हुए तो अपनी मर्जी से नहीं हुए। तुम शायद भूल रहे हो माथुर, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, क्रिमिनल लॉ मैंने प्रोफेसरों से ज्यादा तुमसे सीखा है। मुझसे? क्या मैं ऐसी गुस्ताखी कर सकता था? देखो माथुर, मानो कि ये केस लेकर तुम हार गए तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर तुम जीत गए, जीत भी सकते हो, तो सोचो तो तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। जज साहब, अगर पहुंचने का ही शौक होता तो। जानता हूं माथुर, अगर तुम चाहते तो तुम भी आज एक जज हो सकते थे, लेकिन खैर, एक वकील की हैसियत से ही सही, कितना संतोष होगा तुम्हारे मन को कि एक इंसान की जिंदगी बचाने की तुमने कोशिश तो की। वकील साहब, आप शायद नए भर्ती हुए हैं इस मुकदमे में। वो अजब तरह का कैदी है जो ना अपने दोस्तों से मिलता है, ना अपने सेक्रेटरी से मिलता है, यहाँ तक कि उसे अपनी बीवी से मिलना भी मंजूर नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे शेखर से मिलना बहुत जरूरी है।
उससे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर भी आप कोशिश करना चाहते हैं तो चलिए। शेखर साहब, मुझे अदालत ने आपका वकील मुकर्रर किया है। मेरी पहली दरखास्त आपसे है कि अदालत में जो आपने इकबाल जुर्म किया है उसे वापस ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं इकबाल जुर्म वापस नहीं लूंगा। आपके लिए नहीं, अपने लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं। अपनी बीवी के लिए भी नहीं? खबरदार, खबरदार मेरी कल्पना को इस कीचड़ में घसीटा दो। थैंक यू शेखर साहब। हेलो मिस्टर माथुर, बहुत बरस लग गए आपको छोटी छोटी अदालतों से सेशन तक पहुंचने में। बचपन में मैंने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ ली थी, इसलिए खरगोश की तरह तेज दौड़ने का शौक कभी नहीं हुआ। लेकिन खून का मुकदमा खरगोश और कछुए की दौड़ नहीं। आपको मालूम है आपके सामने सरकारी वकील कौन पेश हो रहा है? जी, आप। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया है, शिकस्त तो फतेह तो किस्मत से होती है, वले मीर मुकाबला दिले नातवा ने खूब किया। शुक्रिया। सरकारी वकील तो बड़ा बदतमीज मालूम होता है। वो इतना कुछ कह गया और आप खामोश सुनते रहे। तुमने भी शायद सरकारी वकील की तरह वो अंग्रेजी का मुहावरा नहीं सुना, बोलना अगर चांदी है तो खामोशी सोना है, और सोने की कीमत हर बाजार में चांदी से ज्यादा होती है, अदालतों में भी। सफाई की तरफ से वकील आप पेश हो रहे हैं मिस्टर माथुर। जी हाँ, लेकिन योर ऑनर, मैं खुद आया नहीं, लाया गया। आप सफाई की तरफ से कोई गवाह पेश करेंगे? खून के मुकदमे में योर ऑनर चश्मदीद शहादत की बड़ी कीमत होती है, लेकिन इस मुकदमे में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस खूनी वारदात का आंखों देखा हाल बयान कर सके। जब कत्ल हुआ था तो कैबिन में सिर्फ 2 आदमी मौजूद थे, एक जिसकी आंखें बंद हो चुकी थी और दूसरा जिसकी आंखें उस वक्त खुली नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त अपने मौक्कल का केस नहीं लड़ रहे, बल्कि उसकी अंधी आंखों का सहारा लेके उसकी कुदरती कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। आप फिक्र न कीजिए मिस्टर खान, ये अदालत मिस्टर माथुर को किसी चीज का फायदा उठाने नहीं देगी सिवाय आपकी कमजोरी के। आप अपने गवाह पेश कीजिए। यस सर। मैं सबसे पहले जैवन शिपिंग कॉर्पोरेशन के स्टूअर्ड मिस्टर सुरेश तलवार को पेश करता हूं। सुरेश तलवार, हाजिर हो। मिस्टर सुरेश तलवार, क्या आप बता सकते हैं कि मकतूल प्रेम ओबराय की लाश को सबसे पहले किसने देखा? जी मैंने। कहां, किस जगह पे? कैबिन नंबर 302 में। उस वक्त मुल्जिम शेखर कहां था? जी वो भी वहीं थे, कैबिन नंबर 302 में। मिस्टर सुरेश तलवार, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि जिस वक्त आप कैबिन 302 में पहुंचे तो आपने वहां क्या देखा? मैंने देखा खून में लथपथ मकतूल प्रेम की लाश फर्श पर पड़ी है और मिस्टर शेखर के हाथ खून में भरे हुए हैं। योर विटनेस मिस्टर माथुर। थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर सुरेश, आपने अपने पुलिस के बयान में यह कहा है कि आप फर्स्ट क्लास कैबिन्स के इंचार्ज हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जहाज में कितने फर्स्ट क्लास कैबिन्स हैं? जी 20। आपको कैसे मालूम था मिस्टर शेखर जो जहाज में कहीं खो गए थे इन 20 कैबिन्स से कहीं मिलेंगे तो सिर्फ कैबिन नंबर 302 में मिलेंगे? जी कैप्टन साहब का हुक्म पाकर मैं मिस्टर शेखर को ढूंढते हुए कॉरिडोर में जा रहा था। हाँ। कैबिन नंबर 302 का मैंने दरवाजा थोड़ा खुला पाया। खुला हुआ दरवाजा देखकर आप दरवाजे के अंदर चले गए? जी नहीं, मैंने पहले दरवाजा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने अंदर जाना चाहा, लेकिन दरवाजा आसानी से खुला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे अंदर से रोके हुए है। ये तो बाद में मालूम हुआ कि वो मिस्टर प्रेम की लाश थी।
आपने इतनी जल्दी कैसे फैसला कर लिया कि वो लाश है, खुद मिस्टर प्रेम नहीं? मैं आपके मुवक्किल की तरह अंधा नहीं हूं। मुझे मालूम है एक जिंदा आदमी और मुर्दे में क्या फर्क होता है। उसे देखते ही मैं समझ गया कि उसका खून हुआ है। कैसे? सर से पांव तक वो खून में नहाया हुआ था। और मुलजिम शेखर कहां था? जहां पर लकीर खत्म होती थी। इनके हाथ इनके घुटनों पे गिरे हुए और खून से भरे हुए थे। और खून से भरे हुए हाथों को देखते ही आपने फैसला कर लिया कि खून शेखर ने किया है? जी नहीं, मैंने कोई फैसला नहीं किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब मैं कैबिन के अंदर पहुंचा तो मैंने दो चीजें देखी, मिस्टर प्रेम ओबेरॉय की लाश और मिस्टर शेखर। शुक्रिया, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। कत्ल का मुकदमा एक लंबी और अंधेरी सुरंग की तरह होता है और आपने इस लंबी और अंधेरी सुरंग में एक छोटा सा रोशनदान खोल दिया। मुझे तो अदालत में आकर मालूम हुआ कि वकील जब रोशनदान खोलते हैं तो अंधेरे और बढ़ जाते हैं। गीता पे हाथ रख के कहिए कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा सब कुछ कहूंगा। नहीं नहीं नहीं, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। माफ करना अंकल, मैं पहली दफा गवाही दे रहा हूं। मिस्टर बीरबल, आप कैबिन नंबर 302 में कैसे पहुंचे? जी चल के। आप वहां गए क्यों? कौन कमबख्त जाना चाहता था? चारों तरफ भाग दौड़ मची हुई थी। पता नहीं मुझे किसने धक्का दिया और मैं केबिन के अंदर पहुंच गया। आपने वहां क्या देखा? जी कुछ नहीं। क्या मतलब? दरअसल भाग दौड़ में मेरी आंखें कहीं गिर गई थी। आंखें गिर गई? I mean माई चश्मा। और बगैर चश्मे के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छी बात है, आप जा सकते हैं। जी कहां? भाड़ में। थैंक यू, थैंक यू। आप हमें यह बताइए कि जहाज में मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद आपने क्या किया? हमने कैबिन में वो हथियार ढूंढने की कोशिश की जिससे खून हुआ था, लेकिन वो हथियार हमें नहीं मिला। योर ऑनर, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। खून के बाद खूनी आमतौर से खून के निशानात मिटाने की कोशिश करता है और उसके बाद हथियार छुपाने की। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त सरकारी वकील चाहे तो खून कैसे करना चाहिए और खून करने के बाद कैसे बचना चाहिए इस पे पूरी थीसिस लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर माथुर, आप गवाह से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? जी नहीं, मेरा काम सरकारी वकील खुद कर रहे हैं। आपका अगला गवाह मिस्टर खान। जहाज का कप्तान मिस्टर चौधरी। कप्तान साहब, जब मुलजिम पकड़ा गया तो उससे पहला सवाल आपने क्या पूछा? मैंने उससे पूछा ये खून किसने किया? उसने कहा मैंने। कैप्टन चौधरी, आपका दूसरा सवाल क्या था? मैंने पूछा तुमने खून क्यों किया? उस सवाल का इसने कोई जवाब नहीं दिया। खून के मुकदमे में 5 ही तो सवाल होते हैं योर ऑनर। खून कहां हुआ, किसका हुआ, किसने किया, कैसे किया और क्यों किया? इस क्यों का जवाब मिलना चाहिए योर ऑनर। आप सफाई की तरफ से जिरह करेंगे मिस्टर माथुर? यस योर ऑनर। कप्तान साहब, मुलजिम शेखर को पकड़ने के बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं अपने केबिन में वापस आ गया। क्या मैं पूछ सकता हूं इस तमाम अरसे में मिसेस शेखर कहां थी? इन माय केबिन, मेरे कमरे में। आपके कमरे में मिसेस शेखर क्या कर रही थी? इंतजार। उन्होंने आके हमें रिपोर्ट दी कि उनके पति जहाज पे कहीं खो गए, इसलिए हम उन्हें ढूंढ रहे थे और वो हमारे कमरे में इंतजार कर रही थी। इसमें भी आपको कोई अजीब बात नजर आ रही? जी हाँ, मिसेस शेखर आपके साथ बाहर तलाश क्यों नहीं कर रही थी? अंदर बैठी इंतजार क्यों कर रही थी? जी, मैं एक सीधा साधा कैप्टन हूं जहाज का। मैं कानून की बारीकियों और नजाकतों को नहीं समझता। चलिए कप्तान साहब, हम आप ही की भाषा में बात करते हैं। मान लीजिए समंदर में एक लंबा चौड़ा जहाज है और इस लंबे चौड़े जहाज में एक नाजुक सा बारीक सा सुराख पैदा हो जाता है और अगर किसी की तवज्जो इस सुराख पे नहीं जाती
तो उस जहाज का क्या होगा? ऐसी सूरत में जहाज डूब भी सकता। हाँ, इसी तरह योर ऑनर, खून के मुकदमे में बारीक से बारीक नुक्ते पे अगर गौर न किया जाए तो बेगुनाह को फांसी की सजा हो सकती है। इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि यह मुकदमा चंद दिनों के लिए मुलतवी किया जाए। जी कहिए, क्या चाहिए आपको? एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप भाग कहां रही हैं? ये आजाद मुल्क है, यहाँ हर आदमी को हर जगह जाने की आजादी है। सो तो है, लेकिन आपके पति को नहीं। वो बेचारा तो जेल के सलाखों के पीछे बंद उस दिन का इंतजार कर रहा है जब फांसी का फंदा उसके गले में पहनाया जाएगा, नीचे से तख्ता खींचा जाएगा और झटके से जब वो मौत के अंधे कुएं में गिरेगा तब कहीं जाकर वो आजाद होगा। आपकी आजादी में और उसकी आजादी में कितना फर्क है। बस बस, मुझसे तो ये सुना भी नहीं जाता, इसीलिए तो भाग रही थी। जिस दिन मुझे कुछ हुआ उस दिन मैं भी बुझ जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी। तो फिर भागिए नहीं, मेरे साथ कंधा जोड़कर हालात का मुकाबला कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस मुकदमे के सिवा कुछ न करूं। आइए, मुझ पर भरोसा कीजिए। एक सवाल का जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। शेखर ने हर बार आपसे अपनी पत्नी से मिलने से इनकार किया, क्यों? ये तो वही जाने जिन्होंने इनकार किया है। तुमसे कितनी बार कहा है कि टूटे हुए प्याले में चाय मत लाया करो। आपने तो खामखा प्याले पे गुस्सा कर दिया। दरअसल मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं थी। खैर, आपने अपने पति के लिए वकील क्यों नहीं किया? कभी वकीलों के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, कभी वकीलों ने उनके लिए इनकार कर दिया। और मैं वकीलों को भी दोष नहीं देती। जब मुल्जिम ही अपने जुर्म का इकबाल कर रहा हो तो उसे निर्दोष कौन साबित करेगा? हाँ, तो आप भी अपने पति को निर्दोष नहीं समझती। आपके ख्याल में भी खून शेखर नहीं किया है ना? नहीं, शेखर खून नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैंने जिंदगी में हर तरह के लोग देखे, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन मैंने आज तक एक आदमी ऐसा नहीं देखा जो किसी भी वक्त किसी भी हाल में खून न कर सकता हो। इसलिए कि वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आपके सवाल जवाब खत्म हो गए सब? जी जी हाँ, सिर्फ एक बात और करनी थी। आपके पति के खिलाफ खून का मुकदमा चल रहा है। जिस छुरी से खून हुआ था वो आपके पति ने गायब कर दी। जहाज के जिस केबिन में खून हुआ वहां जगह जगह शेखर की उंगलियों के निशान पाए गए। खून के मुकदमे के लिए इतने सबूत काफी होते हैं, और फिर यहां तो आपके पति का इकबाल जुर्म भी मौजूद है। मैं शेखर को फांसी से बचा सकता हूं तो सिर्फ एक बात का सहारा लेकर। कौन सी बात का सहारा? अगर मैं किसी तरह अदालत में यह साबित कर सकूं कि शेखर ने खून किया है तो इस खून के पीछे कोई कारण है। मगर इस खून के पीछे कोई कारण नहीं था। दुनिया में हर चीज का कारण होना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे आपके बटुए में एक खौफनाक रिवॉल्वर के होने का कोई कारण नहीं। अब योर ऑनर, मैं इस केस के एक बहुत अहम मरकजी गवाह को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। मिसेस कल्पना शेखर। कल्पना शेखर, हाजिर हो। मिसेस कल्पना शेखर, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपने मिस्टर शेखर से शादी क्यों की थी? मैं शेखर से प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। जी, मैं आज की बात नहीं पूछ रहा। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि शादी से लेके अब तक आपके प्यार पे कभी कोई छाया तो नहीं पड़ी थी?
शायद आप नहीं समझ रहे हैं। मैं वादे किए देता हूं। मेरा मतलब यह है कि आपके विधाता जीवन में कभी कोई दूसरा मर्द तो दाखिल नहीं हुआ? जी नहीं। आप सच कह रही हैं? मैंने अभी अभी गीता पर हाथ रखकर कहा है, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। तो मैं भी आपको से गीता की सौगंध देकर पूछता हूं कि मकतूल प्रेम ओबरॉय के साथ आपका क्या रिश्ता था? मेरा कोई रिश्ता नहीं था। आप मकतूल प्रेम ओबरॉय के साथ कभी नहीं मिली थी? जी नहीं। जरा सोचिए, गौर कीजिए जरा। हो सकता है दिल्ली में मिली हो, आगरा में मिली हो, कश्मीर, बॉम्बे, शिमला। जी नहीं। और यूरोप में भी नहीं? नहीं। उस जहाज पर भी नहीं जिस पे आप सफर कर रही थी? नहीं नहीं नहीं। आपने जहाज पे उसकी लाश तो देखी होगी? जी हाँ। बहुत खूब। अगर आपको उसकी तस्वीर दिखाई जाए तो आप जरूर उसे पहचान लेंगी। आप हमें यह बताइए, जब आप ओबरॉय से कभी मिली नहीं थी, उसे कभी देखा नहीं था, तब आप इन तस्वीरों में क्या कर रही हैं? बताइए। इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं, और हो भी कैसे सकता है? आपने जो कुछ भी किया है अपने शौक के लिए, अपनी दिलचस्पी के लिए, अपनी दिलचस्पी के लिए आप अपने अंधे पति को धोखा देती रही हैं। आपकी पति भक्ति एक खूबसूरत फरेब थी, और मिस्टर ओबरॉय के साथ आपका प्यार एक सच्चाई। योर ऑनर, जब यह सच्चाई मुलजिम को मालूम हुई तो उसने मिस्टर ओबरॉय का खून कर दिया। ये पहला वाकया तो नहीं है दुनिया में जब एक मर्द ने एक बेवफा औरत के लिए अपने रकीब का खून कर दिया हो। ये तो होता ही रहता है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि धोखा औरत देती है तो मारे जाते हैं बेचारे मर्द। एक का खून होता है, दूसरा फांसी पे चढ़ जाता है, और औरत कोई तीसरा बेवकूफ ढूंढ लेती है, जैसा कि इस मुकदमे के बाद आप ढूंढ लेंगी। That's all, Your Honor. That's not all, Your Honor! अदालत में इतना बड़ा झूठ क्यों कहा आपने? आपने क्यों कहा कि आप प्रेम को जानती ही नहीं थी? मुझे अपने पति का दिल तोड़ना मंजूर नहीं था। लेकिन अपने पति को फांसी पे झूलते हुए देखना मंजूर है आपको? हाँ, अदालत में शेखर चीख चीख के कह चुका कि ये खून उसने किया है, और जो कसर बची थी वो अदालत में सरकारी वकील पे कुर्सी फेंक के शेखर ने खुद ही पूरी कर दी। तो आप ही बताइए, मैं अब क्या करूं? आप सचमुच अपने पति को बचाना चाहती हैं तो आपको पूरी कहानी सुनानी होगी, अपनी और प्रेम की, लेकिन सच्ची कहानी। झूठी कहानी और खोटे सिक्के बहुत दूर तक नहीं जाते, बहुत देर तक नहीं चलते। आपको सच सच बताना होगा कि मकतूल प्रेम से पहली बार आप कब और कहां मिली थी? दिल्ली में। मिस्टर शेखर, आपके लिए ये चेक दिया गया है। मिसेस शेखर, आपके लिए ये खत। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। क्या लिखा है? मिसेस शेखर, आपके पति पढ़ नहीं सकते, इसलिए खत आपके नाम लिख रहा हूँ। आप इतने बड़े कलाकार की पत्नी हैं और मैं इतनी बड़ी कला का एक छोटा सा पुजारी। मैं चाहता हूँ आज शाम को आप दोनों मेरे साथ ओबरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल में खाना खाएं। योर सिंसियरली, प्रेम। प्रेम? प्रेम तो सचमुच कला का प्रेम ही मालूम होता है। काश तुम देख सकते थे फूलों का कितना खूबसूरत फर्श तुम्हारे सामने बिछा हुआ है, और फूलों से लिखा हुआ है वेलकम मिसेस एंड मिस्टर शेखर। लेकिन फूलों पर जूतों समेत कैसे चल सकता हूँ? शेखर साहब, ये तो इन फूलों की खुशकिस्मती है जो आप जैसे महान कलाकार के पांव तले बिछे हो। मुझे प्रेम कहते हैं। ओह, तो आप ही वो कला के प्रेमी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। खुशी तो मुझे हुई है साहब, आपसे मिलकर और आपकी कल्पना से। हाय। हेलो। शेखर साहब, जस्ट अ मिनट प्लीज, वन फोटोग्राफ। एक्सक्यूज मी। दाद देते हैं तुम्हारी पसंद की, लेकिन एक बात सच बताना यार। बोल। इससे पहले कितनी बार फूलों के फर्श बिछा चुके हो? हिसाब किताब रखना तुम जैसे छोटे दिल वालों का काम है, हम जैसे दिलदारों का नहीं, समझे? मैं ऑल इंडिया रेडियो का रिप्रेजेंटेटिव हूँ शेखर साहब, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए।
जिस तरह बिथोवन बहरा था फिर भी उसने संसार का सर्वोत्तम संगीत बनाया, इसी तरह आपकी आंखें नहीं हैं लेकिन फिर भी आपने इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियों की रचना की। बता सकेंगे कैसे? कौन कहता है मेरी आंखें नहीं है? मेरी आंखें ये हैं। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आज के सारे अखबार आपकी तारीफ से भरे हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि 20वीं सदी में हिंदुस्तान ने एक ही शिल्पकार पैदा किया है, शेखर। और टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि... बस बाकी रिव्यूज मैं कल्पना से सुन लूंगा। क्यों, आप हमसे सुनना नहीं चाहते? नहीं ऐसी बात नहीं है। प्रेम साहब, मैं आपसे एक बात कहूं। ये पहली बार है कि हम मिले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हम परसों से जानते हैं। क्या मैं आपको अपना दोस्त समझ सकता हूं? इससे बढ़ के मेरी खुशनसीबी क्या होगी? मुझे भी यही लगता है। मेरा सब कुछ मेरे सामने है। मैं देखती हूँ। प्रेम बाबू, आज का दिन मेरी जिंदगी का कितना हसीन दिन है। गुड मॉर्निंग मैडम। यस प्लीज। जी ये पिंजरा प्रेम साहब ने भेजा है। प्रेम साहब ने? लीजिए। थैंक यू। वेलकम। आपके लिए ये खूबसूरत लव बर्ड का तोहफा आया है। तोहफा? किसने भेजा है? जी मैंने। मैं जब भी इन्हें देखता हूँ मुझे आपकी याद आती है। जिनका दिल बड़ा होता है वो हमेशा दूसरों का प्यार देखकर खुश होते हैं। आप तो यूं ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जो खुली आंखें नहीं देख सकती वो मैं बंद आंखों से देख सकता हूँ। मैंने कहा था ना, आपकी आंखें लाजवाब हैं। अच्छा शेखर बाबू, अब मैं चलता हूँ। कल सुबह मैं गाड़ी भेज दूंगा। अच्छा प्रेम बाबू, कल्पना इन्हें बाहर तक पहुंचाओ। आइए। आपकी अनोखी भेंट जिंदगी भर याद रहेगी। मुझे भी यही उम्मीद है। प्रेम बाबू, गाड़ी तो आप खूब चला लेते हैं। रफ्तार मुझे पसंद है। क्यों कल्पना जी, आपको तो कोई एतराज नहीं? मुझे क्यों एतराज नहीं लगा? क्या हुआ? कुछ नहीं। मॉर्निंग कल्पना। उस मौज के मातम से रोती है भंवर की आंख। दरिया से जो उठी तो सही, पर साहिल से ना टकराई। आप कहना क्या चाहते हैं प्रेम बाबू? लाखों लहरें समुद्र से उठती हैं और बड़े शौक से किनारे की तरफ बढ़ती है, लेकिन इनमें से कई लहरें रास्ते में ही टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। मेरे दिल में भी ऐसे कई मौजें मौजूद हैं। आपके दिल में भी जरूर होंगी। आप अपनी फिक्र कीजिए प्रेम बाबू। मेरे दिल में उठने वाली हर मौज को किनारा मिल चुका है। कल्पना, कल्पना। शेखर, शेखर, गुड मॉर्निंग शेखर। खेलना कम कम कली ने सीखा है, उसकी आंखों की नीम ख्वाबी से मीर इन मस्त अखड़ियों की कसम, उम्र भर हम रहे शराबी से। कितनी खूबसूरत आंखें होंगी उसकी। किसकी? जिससे आप प्यार करते हैं। आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? उसकी शादी हो चुकी है। ओह। वो अपने पति की पूजा करती है।
उसका धर्म एक सुनहरा पिंजरा है जिसे वो मंदिर जितना ऊंचा नाम देती है। मुझे आपसे हमदर्दी है प्रेम बाबू। जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो तो दूसरों के सहारे दिन काट लेते हैं, लेकिन जिन्हें प्यार नहीं मिलता वो क्या करते होंगे जिंदा रहने के लिए। काश मैं आपके किसी काम आ सकता ताकि आपके बेचैन मन को शांति मिल जाती। शांति तो मुझे मिल चुकी है। अब तो एक ऐसी खूबसूरत हमसफर की तलाश है जिसे मैं अपने दिल के मंदिर में बिठाकर उसकी पूजा कर सकूं। शेखर बाबू, अपनी कल्पना से मुझे एक ऐसी मूर्ति बना दीजिए जो आपको जान से भी प्यारी हो। प्रेम बाबू, मैं जानता नहीं आपकी कल्पना क्या है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। साहब, हाँ साहब, अग्रवाल जी आपसे मिलने आए। प्रेम बाबू, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। नहीं कल्पना, तुम यहाँ प्रेम बाबू पास रहो, हरी ले जाएगा मुझे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आए। क्या बात है? शेखर बाबू को क्या मालूम, उनकी कल्पना ही मेरी कल्पना है। प्रेम बाबू, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम जानकर भी अनजान क्यों बनी हुई हो? कल्पना, तुम जिसे मंदिर समझ रही हो वो एक अंधा तहखाना है जिसमें तुम अपने पति की पूजा नहीं, एक लंबी आत्महत्या कर रही हो। कल्पना, शेखर। कल्पना, प्रेम बाबू माफ करना, आपको इंतजार करना पड़ा। वो तो चले गए। जो कहानी आपने मुझे सुनाई है वही कहानी आपको अदालत में भी सुनानी पड़ेगी। कैबिन नंबर 302 में पहुंची तो मैंने देखा वहां प्रेम नहीं, उसकी लाश पड़ी थी। एक बार तो ये भी ख्याल आया कि कहीं आपका ख्याल 100% सही था। जब काफी देर तक आप पार्टी में नहीं लौटी तो शेखर आपको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा जहां प्रेम अपनी प्रेम कहानी का इजहार कर रहा था। उस पर एक सन्नाटा सा छा गया, उसका दिल जिस्म जान बेजान हो गए। उस वक्त गुस्से की आग में पागल होकर उसने एक ही फैसला किया, इंतकाम। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त ने एक दिलचस्प मगर मनगढ़ंत कहानी सुनाकर जो समा बांधा है, मैं उसकी तारीफ करता हूं जनाबे वाला। लेकिन मैं सरकारी वकील की बात की तायीद करता हूं। योर ऑनर, अदालत ने मुल्ज़िम शेखर का बयान और मिसेस शेखर की शहादत सुन ली है। उसके बाद मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है सिवाय इसके कि मैं अदालत से दरखास्त करूं कि अब इस मुकदमे का फैसला फौरन सुना दिया जाए, क्योंकि इसे और घसीटना इंसाफ और कानून का मजाक होगा। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त को मालूम होना चाहिए खून का मुकदमा मजाक नहीं होता। एक आदमी की जान पहले ही जा चुकी है, दूसरे की जान तराजू पे लटकी। इंसाफ की अंधी देवी हाथ में तलवार लिए तैयार खड़ी है। ये तलवार अगर मुल्जिम की जिद या मिस्टर खान के घुमावदार इखलास पे चल गई तो तुरंत हो जाएगा। बंद कीजिए कानून इंसाफ का झूठा नाटक। चाहिए अपने अपने घर, और मुझे अपने घर जाने दीजिए। उम्मीद है वहां ऐसा अंधेरा नहीं होगा, ऐसा अंधेर नहीं होगा। मुल्जिम ठीक कहता है योर ऑनर, इंसाफ में देर नहीं होनी चाहिए। जो इंसाफ देर से होता है वो इंसाफ नहीं, इंसाफ के नाम पर अंधेर है। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि अब इस मुकदमे के फैसले में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर माथुर? मेरी इतनी अपील है योर ऑनर, मुझे एक दिन, सिर्फ एक दिन की मोहलत और दी जाए। लेकिन क्यों योर ऑनर? मुझे सख्त एतराज है। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त को तो एतराज होना ही चाहिए। उन्हें फौरन फांसी का एक और हुक्म चाहिए, अपनी छाती पे लगाने के लिए एक और तमगा। मगर मैं पूछता हूं, ये मेडल एक दिन बाद लगा तो कौन सा अनर्थ हो जाने वाला है? और मैं ये पूछता हूं कि एक दिन में वकील सफाई कौन सा तीर मार लेंगे? मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त, जिंदगी और मौत के दरमियान एक पल, एक क्षण का फासला होता है। किसी की जान बचाने के लिए एक दिन तो फिर भी बहुत है। अदालत मिस्टर माथुर की दरखास्त कबूल करती है।
मैं आपका वकील। वकील? आप फिर किस लिए आए? आपको एक खुशखबरी देने। आपकी पत्नी कल्पना शेखर ने इकरार कर लिया है कि प्रेम ओबेरॉय का खून आपने नहीं किया, उसने किया है। यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। ऐसा सैकड़ों बार हो चुका है। जुर्म एक ने किया, एक बार जुर्म दूसरे ने कर लिया। ये तुमने क्या किया कल्पना? ये तुमने क्या किया? इस क्यों का जवाब मैं दे सकता हूं। पहले आप अपनी बीवी को बचाना चाहते थे, अब वो आपको बचाना चाहते हैं। हालांकि सच यह है कि खून ना आपने किया है, ना आपकी बीवी ने किया है। फिर किसने किया है? किसने किया? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप टाइम, लाइफ और फॉर्च्यून जैसी बड़ी बड़ी मैगजीनों के लिए लिखते हैं। खुशी तो हमें भी आपसे मिलकर बेहद हुई है। अगर मैं हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करूं तो टाइम वक्त को कहते हैं, लाइफ जिंदगी को और फॉर्च्यून किस्मत को। सच पूछिए तो इंसान क्या लिख सकता है जनाब? सिर्फ किस्मत ही वक्त के कागज को जिंदगी की कहानी लिख सकती है। मैं आपकी खाकसारी की तारीफ करता हूं। अजी मैं किस काबिल हूं? तारीफ तो आपकी है। आपकी कुर्बानियों को कौन नहीं जानता। आप तो अपने इकलौते बेटे प्रेम को भी हिंदुस्तान पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन एक पागल दिल जले की छुरी ने उसकी जिंदगी की डोर बीच में ही काट दी। मैं चाहता हूं कि आपके इंटरव्यू के साथ साथ आपके बहादुर बेटे की तस्वीर भी सारी दुनिया के अखबारों में छापी जाए। आपके पास उसकी तस्वीर तो होगी? जी हाँ, जरूर। आइए, तशरीफ लाइए। ये देखिए, इस दराज में चंद फोटोग्राफ्स हैं। और इधर देखिए, यहां भी कुछ और फोटोग्राफ्स हैं। मैं तो हैरान हूँ, आपने किया क्या अंदर जाकर? चंद फजूल सवाल पूछे, कुछ तस्वीरों की तस्वीरें ली। आप कहाँ लगाएंगे उसे? यही तो फर्क होता है जवानी और बुढ़ापे में। जवानी सिर्फ सामने की तस्वीर देख सकती है, बुढ़ापा तस्वीर के पीछे का नक्शा भी उतार देता है। देखो, ये चाबी कैसी? हर मुकदमा एक बंद घर की तरह होता है जिसमें दर्जनों दरवाजे, सैकड़ों ताले होते हैं। मुझे उम्मीद है इस कुंजी से एक साथ कई ताले खुल जाएंगे। ये तो हमारी जान लेना चाहता है। चाबी कीमती मालूम होती है। आज तो पानी में आग लग जाएगी, बड़ा मजा आएगा स्विमिंग का। क्या? वो देख, बिजली आ रही है पर तोलती हुई। अरे ये तो वही है। वही कौन? इसके लिए एक मर चुका है, दूसरा मरने जा रहा है और तीसरा मरने के लिए तैयार है। हेलो कल्पना। मैं आपको जानती हूँ। भूल गई आप? हम दिल्ली में मिले थे, प्रेम की शैंपेन पार्टी में। खैर, भूलना भी हुस्न की एक अदा होती है। भूली कुछ नहीं, लेकिन याद ही नहीं करना चाहती। मौत के साए में जिंदगी के काफिले दूर तक नहीं चलते। आप कुछ पिएंगे? ये तो हमारा फर्ज है। हम तो यहाँ के पुराने मेंबर हैं, आप नई नहीं आई हैं। और फिर प्रेम के नाते भी हमारा आपका कोई रिश्ता होता है। आप प्रेम के बहुत नजदीक थे क्या? उतना नजदीक जितना एक पांव दूसरे पांव के नजदीक रहता है, लेकिन वो हर बात में मुझसे एक कदम आगे था। आप यकीन नहीं करेंगी, बीए के इम्तिहान में उसका रोल नंबर 312 और मेरा 313। कॉलेज से निकल कर हमने गाड़ियां खरीदी तो उसकी गाड़ी का नंबर था BMZ 4096 और मेरा 97। और उसके बाद टेलीफोन लगा तो उसमें भी एक नंबर का फर्क। अब ऐसी कितनी ही बातें बता। सर, ये रही आपके लॉकर की चाबी। किस्मत का एक और मजाक देखिए, हम दोनों ने इस क्लब में आकर 2 लाख लिए, फिर वही एक नंबर का चक्कर। हमारा नंबर 303 और उसका नंबर 302। हम हमेशा एक नंबर से मार खाते रहे।
आप ये क्यों नहीं सोचते आप एक नंबर से बच गए? कुछ कमाल तुमने किया, कुछ इस चाबी ने। अब देखना वो राज रोशनी में आएंगे जो अब तक अंधेरों में छुपे हुए थे। क्या मतलब? चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। आशिक तो मर गया, लेकिन अपने इश्क की चंद निशानियां, कुछ भूली बिसरी कहानियां छोड़ गया। खत बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं ये तस्वीरें क्या कहानियां कहती हैं। मुन्नी भाई, दुल्हन के लिबास में। मुन्नी भाई, आप? तुमसे एक सवाल पूछना है। जरूर। तुम्हारे पांव से ये दुल्हन की पायल किसने उतारी? जी। और ये घुंघरू किसने पहना है? वकील साहब। याद है, मैंने तुम्हें एक मुकदमे से बचाया था। और फीस भी नहीं ली थी, कहा था वसूल कर लूंगा। उसी वसूली के लिए तो आया हूं तुम्हारे पास। इस सवाल का जवाब उस मुकदमे की फीस है। आपने बड़ी फीस मांगी वकील साहब, सीधा ही नश्तर दिल के छाले पे रख दिया। अरे बेटी, तुम्हारे चाहने वालों ने सारा कोठा सर पर उठा रखा है। लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। चलो बाहर आओ। वकील साहब, अब भी कुछ पूछना बाकी रह गया है? सिर्फ एक सवाल और। दुल्हन से तवायफ तक का सफर तुमने कितने दिनों में तय किया? सिर्फ चंद महीनों में। मुझे मालूम नहीं था कि रईस की जिंदगी एक गुलदान की तरह होती है, जिसमें हर रात वो नए फूल सजाता है। रात खत्म हुई कि बासी फूल गुलदान से उठा के बाहर फेंक देता है। और उसकी जगह दूसरा फूल कौन सा सजाया गया गुलदान में? यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? माफ कीजिएगा, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। क्या ये इसी होटल में रहती है? ये तो यहाँ नहीं रहती। मेरा ख्याल है कि मैं इन्हें जानता हूँ। हाँ, ये तो मिस शांति हैं। ये तो हमारे यहाँ कैबरे डांसर की हैसियत से काम करती थी, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर नहीं है। आजकल कहाँ रहती हैं? आप कुछ बता सकते हैं? जी, जाते वक्त तो अपना पता छोड़ गई थी ताकि हम उनके खत भेज सकें। ये देखिए, शायद आपका कुछ काम बन जाए। मिस शांति, केयर ऑफ जयवंत शिपिंग कॉर्पोरेशन। जयवंत शिपिंग कॉर्पोरेशन। कुछ पता चला? शांति यहां भी नहीं मिली, लेकिन इतना पता चला आजकल वो होटल एल प्लाजो में है। एल प्लाजो? अरे भाई, हमें क्यों मारते हो? हम तो अहिंसावादी आदमी हैं। हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे भाई, हम तो कोर्ट कचहरी में लड़ने वालों में से हैं। तुम्हें लड़ना ही है तो वहीं आ जाओ ना। तुम तो बड़े हठधर्मी हो, मानते ही नहीं हो। ठीक, सुनो, तुम्हें लड़ना ही है ना,
तो चलो अखाड़े में चलते हैं। बॉक्सिंग का शौक है तुम्हें, तो ठीक है, चलो स्टेडियम चलते हैं। करें भाई, तुमसे कहा अखाड़े में चलो, तुम नहीं माने। कहा स्टेडियम में बॉक्सिंग करेंगे, तुम नहीं माने। अब तो यही तरीके रह गए तुम जैसों को सबक सिखाने के। बड़े कह गए हैं पानी में बहुत ताकत है भाई, क्षमा करना है। पिट गया। हाँ? पिट गया। हाँ बेचारा। लेकिन ये सब क्यों? ऐसा लगता है कोई है जो नहीं चाहता कि हम शांति से। जी, मैं एक वकील हूँ। तो आप यहाँ किसकी वकालत करने आए हैं? जिसकी अदालत में कर रहा हूँ। शहर में एक ही मुकदमे का तो चर्चा है, प्रेम ओबरॉय के कत्ल का मुकदमा। लेकिन मेरा उस मुकदमे से क्या ताल्लुक हो सकता है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। फ्रांस में एक बहुत बड़ा जासूस होता था और वो कहता था खून के मुकदमे के पीछे एक औरत होती है। इस मुकदमे के पीछे वो औरत आप भी हो सकती हैं। मैं? जिस जहाज में ये खून हुआ उसमें आप काम करती थी। और बहुत सारे लोग काम कर रहे थे उस जहाज पे। सैकड़ों तो मुसाफिर मौजूद थे। उस जहाज में एक ऐसा मुसाफिर भी था जिससे आपका बहुत पुराना रिश्ता था, प्रेम ओबरॉय। ये तस्वीर
आपकी है या किसी और की? ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? जहां से भी मिली। प्रेम ओबराय की जिंदगी एक मीना बाजार थी और इस मीना बाजार में आपकी एक खास जगह थी और ये जगह आपसे छिन रही थी। एक हारी हुई औरत के दिल में कत्ल का बीज बहुत जल्दी उगता है। आपको अपनी कहानी सुनानी होगी। ये मैं आप पे छोड़ता हूं। ये कहानी आप यहां सुनाएंगी या कोर्ट में? आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जी, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? जी, शांति जी का। वो तो चली गई घर। घर चली गई? रहती कहाँ है? ये क्या हो रहा है? कोई एक्सीडेंट हुआ है? आओ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? वकील साहब, आखिर आपको इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जिस तरह एक डॉक्टर को अपने मरीज में दिलचस्पी होती है, इंस्पेक्टर को अपने मुजरिम में, उसी तरह ये मरीज भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। इसका बयान एक ऐसे मुकदमे में रोशनी डाल सकता है जिसका मुजरिम मौत के बहुत करीब खड़ा है। डॉक्टर साहब, मरीजा कब तक होश में आएंगी? इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब, मरीज का होश में आना बहुत जरूरी है। उसके एक बयान पर कई जानों का दारोमदार है। डॉक्टर के लिए जो मरीज सामने पड़ा होता है, उसकी जान की कीमत सब जानों से ज्यादा होती है। मैं समझता हूं डॉक्टर साहब। अगर मरीज होश में आ जाए और कुछ कहे तो उसका बयान जरूर दर्ज कर लीजिएगा। आप? जी मैं सत्य प्रकाश माथुर, एक मामूली वकील हूं। ये बयान मेरे लिए बहुत जरूरी है। योर ऑनर, मुझे रात के घने अंधेरे में सूरज की पहली किरण का इंतजार था। मुझे उस उजाले की उम्मीद थी जिसमें यह मुकदमा एक नया रूप, एक नई शक्ल इख्तियार कर सके। मैं अदालत के सामने दो गवाह पेश करना चाहता हूं। एक गवाह तो इस वक्त भी इस अदालत में मौजूद है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि स्टुअर्ट सुरेश तलवार को गवाहों के कटहरे में फौरन खड़ा होने का हुक्म दिया जाए। माफ कीजिएगा, मैंने दोबारा आपको इस कटहरे में आने की तकलीफ दी। कई गवाह बड़े कीमती होते हैं। मिस्टर तलवार, क्या आप बता सकते हैं कि आपका धर्म क्या है, जाति क्या है? जी, मैं धर्म का हिंदू हूं और जाति का क्षत्रिय। तब तो आपको मालूम होगा जब कभी जाप या पूजा खत्म होती है तो कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? जी हाँ, ओम शांति शांति शांति। मुझे शांति के बारे में ही पूछना है। क्या शांति नाम की कोई लड़की आपकी जिंदगी में है या थी? शांति मेरे मंगेतर का नाम है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये तस्वीर शांति की है या किसी और लड़की की? ये तस्वीर शांति की है। योर ऑनर, अब मैं अपना दूसरा गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। लेकिन आपको कटहरे से जाने की जरूरत नहीं है मिस्टर सुरेश तलवार, क्योंकि दूसरा गवाह कटहरे में खड़ा हो ही नहीं सकता। और आपको रीडर साहब गीता लाने की जरूरत नहीं।
गीता पे हाथ रखकर बयान देने की उन्हें जरूरत होती है जो जिंदा होते हैं और जिंदा रहना चाहते हैं। शायद इसीलिए वो कभी कभी झूठ भी बोल सकते हैं, मगर जो अपनी जान पर खेल जाते हैं योर ऑनर, वो मरते हुए झूठे बयान नहीं देते। शांति 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 शांति, तुमने क्या किया? शांति, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मिस्टर सुरेश तलवार को कटहरे में रहने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि इनकी शहादत और मेरी जिरा अभी तक खत्म नहीं हुई है योर ऑनर। शांति शांति, आपके दिल में जरा भी रहम नहीं, जरा भी तरस नहीं है। मेरी मंगेतर की लाश पड़ी और मैं उसे छू नहीं सकता, मैं उसके करीब नहीं रह सकता। इसके लिए आपको बहुत वक्त मिलेगा। पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप में और आपकी मंगेतर में, जो इस वक्त एक लाश की शक्ल में यहां मौजूद है, पहले इस मुकदमे के बारे में कुछ बातचीत नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं। आपकी शांति मर गई है मिस्टर तलवार, मगर वो अब भी अपनी बंद आंखों से आपको देख रही है और अपनी बेजुबानी से आपसे कह रही है कि जो सामने मुलजिमों को कटहरे में बैठा है उसे आईना मान लीजिए और देखिए उसमें अपनी सूरत। आपको उसमें खौफनाक कातिल या एक भयानक खूनी का चेहरा नजर आएगा, किसी मर्द का चेहरा नहीं नजर आएगा। मिस्टर तलवार, आपकी शांति आपसे पूछ रही है आपके खून की प्यास कब बुझेगी? कितनी जानें और लेंगे आप? प्रेम पहले ही आपकी चुरी का शिकार हो गया था। आपका दूसरा कारनामा शांति की लाश की सूरत में यह पड़ा है, और तीसरा वो सामने मौजूद है, मौत के अंधे कुएं के मुंडेर पे खड़ा हो। हर आदमी के अंदर एक जेल भी होती है, एक अदालत भी होती है। जेल में मुजरिम रहता है और अदालत में एक जज बैठता है। अब मैं कोर्ट की इजाजत से मरते वक्त शांति ने जो पुलिस को बयान दिया था वो सुनाना चाहता हूं। कहिए शांति देवी, कहिए क्या कहना चाहती है? जहाज के जिस कैबिन में प्रेम का खून हुआ, मैं वहां मौजूद थी। नए साल की पार्टी खत्म होने पर जब मैं अपने कैबिन में वापस जा रही थी तो मैंने प्रेम को देखा। न जाने कौन सी जगह से वो जहाज पर चढ़ाया। मैं उसे देखकर घबरा गई और उसी घबराहट में उसके कैबिन में गई। मैं जानता था तुम आओगी। मैंने जिंदगी में बहुत खेल खेले हैं, लेकिन प्यार पहली बार किया है तुमसे, सिर्फ तुमसे। कल्पना। मैं कल्पना नहीं, शांति हूं। शांति? कौन शांति? तो तुम ये भी भूल गए हो कि शांति कौन थी? तुम्हें ये भी याद नहीं? तुमने इन आंखों को शराब के प्याले कहा था, इन होंठों को गुलाब की पंखड़ियां, और मेरे जिस्म को अपनी जिंदगी का मजमून। शांति, आज जो जिंदगी का मजमून होता है वो कल अखबार में छपी हुई पुरानी बासी खबर बन जाता है। ये बोतल देख रही हो? कुछ देर पहले ये जवान थी, कुंवारी थी, और अब खाली हो गई। और कल सवेरे कबाड़ी के दुकान पे बिकने चली जाएगी। तुम भी ऐसे ही एक बोतल हो। अब क्या लेने आई हो? वो सामने जो एल्बम पड़ी है उसमें मेरी भी एक तस्वीर लगी हुई है। मुझे मेरी तस्वीर वापस कर दो, मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं नहीं चाहती तुम इस खाली बोतल की तरह सारी दुनिया में मेरी नुमाइश करते फिरो। प्रेम, मेरा मंगेतर भी इसी जहाज में सफर कर रहा है। कहीं उसने मेरी तस्वीर देख ली तो मैं लुट जाऊंगी। प्रेम, हम तुम्हें लुटने नहीं देंगे।
Come in. A very happy new year to you, sir. Thank you. सर, आपके लिए कुछ नए साल के मुबारकबाद के टेलीग्राम्स आए हैं। फेंक दो इसे कोने में। फेंक दूं? सर, आप इन्हें खोल के देखेंगे भी नहीं? ये उन लड़कियों के टेलीग्राम्स हैं जिनके साथ मैंने 10 शामें गुजारी थी, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि जिंदगी भर उनकी यादों की लाश में अपने कंधों पे उठाए फिरूं। स्टीवर्ट, तुम जा सकते हो। और सुनो। यस सर। ये खाली बोतल लेते जाओ। यस। ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? तस्वीर? हाँ? तुम पूछने वाले कौन होते हो? एक मामूली स्टीवर्ट। ये मेरी मंगेतर की तस्वीर है। मंगेतर? भाई, फिर तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैंने तुम्हें एक मामूली स्टीवर्ट कहा है, तुम तो खैर छोड़ो, लेट्स सेलिब्रेट। शराब पीते हैं। हाँ, मिस्टर स्टीवर्ट, मैं अपने जाती तजुर्बे से कहता हूँ, तुम्हारी शादी बहुत कामयाब रहेगी। लेट्स सेलिब्रेट। लो, चीयर्स। You. शांति मुजरिम सुरेश को पुकारती पुकारती हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब वो सुरेश के मन की अदालत में जो जज बैठा है उसे पुकार रही है। उसे यकीन है कि वो अपनी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह की जान नहीं लेगा। अदालत में तो लोग गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, मगर मैं आपसे कहता हूं, रखिए अपनी शांति के सर पे हाथ और खाइए कसम और कहिए आपने ये खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। नहीं, ये खून मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। जीते रहो, अंदर आओ, अंदर आओ। आज मैं बहुत खुश हूं।